बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेट पर डिटेल गुफ्तगू कर ली थी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। 1820 में डेनमार्क का एक साइंटिस्ट था, हैंस ओरेस्ट्रिट करके नाम था उसका। उसने सबसे पहले ये दरियाफ़्त किया था कि जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके गिर्द, उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई चलती है, जैसा कि हमने राइट हैंड थंब रूल में डिटेल से समझा दिया था। विलियम स्टर्जन ब्रिटिश साइंटिस्ट था। इसने 1824 के करीब इस नज़रिए को दरियाफ़्त किया था कि अगर कोई भी आयरन यानी लोहा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया गया, यानी बिजली से बनने वाला मकनातीस। लेकिन इसका जो नज़रिया था ये इतना मजबूत नहीं हुआ था। फिर 1830 में जोसेफ हेनरी नाम का साइंटिस्ट था जो कि अमेरिकन था। इसने इसके नज़रिए पर मज़ीद काम किया और इम्प्रूवमेंट करके इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सामने पेश किया। तो उस वक्त से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पॉपुलर हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? ये हमारे पास एक वायर है, जैसा कि हमने पढ़ा था। जब एक वायर में से करंट फ्लो होती है, इसकी डायरेक्शन हमने एरोज़ के ज़रिए दिखाई हुई है। तो हम राइट हैंड रूल के ज़रिए इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई चल रही है। अब इसी वायर को हमने एक टर्न दे दिया तो क्या होगा? यही मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई जो जा रही थी ये यहाँ पर इस तरह बनेगी और फिर ये बनती हुई वापस आ जाएगी। तो ये एक टर्न से देख रहे हैं आपके कितना डिफरेंस आ रहा है, सीधे वायर में और एक टर्न से। अब इसी वायर को हमने 5 टर्न घुमा के वापस लेकर आ गए। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो वायर में बन रही है, लेकिन जब ये टर्न बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर तो क्या होगा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ये एक टर्न में हो गई, फिर उसी के ऊपर दूसरा टर्न है, फिर तीसरा टर्न है, फिर चौथा और फिर पाँचवा। तो जितने ज़्यादा टर्न हम वायर के बढ़ाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी एक ही जगह पर। चूँकि यहाँ पर ये वायर सीधा है, स्ट्रेट है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक टर्न पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 5 टर्न पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने इसी तरह का वायर लिया और इसको 5 की जगह 20 टर्न घुमा दिया। तो 20 टर्न घुमाने के बाद जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ भी थोड़ी थोड़ी निकलेगी और अंदर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं एक टर्न में, 5 टर्न में और 20 टर्न में कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसी तरह अब इसको हम 20 की जगह मज़ीद बढ़ा देते हैं और 100 कर देते हैं। तो जब ये 100 टर्न हो जाएगा उसके बाद इसमें से करंट फ्लो होगा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉइल के अंदर वाले हिस्से में मिलेगा। अगर उस कॉइल के अंदर अंदरूनी हिस्से में हम एक मेटल यानी कि आयरन रख दें, एक लोहे का पीस रख दें, तो क्या होगा? उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब वो आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके जो नॉर्थ साउथ पोल टेढ़े हुए हुए थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लोहे के अंदर भी मैग्नेट की सलाहियत होती है, मगर उसके जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं इंटरनली वो तरतीब से नहीं होते बल्कि बिखरे हुए होते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड उस लोहे के बिखरे हुए नॉर्थ साउथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगी। तो जब तक करंट फ्लो हो रहा है वायर में से तो वो लोहा हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट बन जाता है, सेम लाइक परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक फ़िक्स होती है, मतलब एक साइज़ के हिसाब से डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लें कि हमने एक आयरन लिया, इस पर हमने 100 चक्कर वायर के लिपेट दिए और इसको सोर्स के साथ जोड़ दिया, चाहे ये डीसी है या एसी। जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये आयरन जो था ये मैग्नेट बन गया। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? 2 चीज़ों पर, नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें से फ़्लो होने वाली करंट की मिकदार। तो कोई भी जो लोहा है
वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। या तो आप करंट को बढ़ा दें, यानी कि आप अपनी वोल्टेज को बढ़ा दें, तो करंट की जब मिकदार ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका जो लोहा है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जाएगा। या फिर आप करंट वही रहने दें और जो आपने टर्न दिए हुए थे 100 की जगह आप 500 कर दें। तो टर्न्स या करंट बढ़ाने से हमेशा मैग्नेटिक जो आयरन होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और वो एक बहुत अच्छा मैग्नेट बनता जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ दो आयरन के पीस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक वायर लिया और उसको 2 बार इस पे से घुमाकर वापस ले गए। यहाँ पर हमने एक आयरन के पीस को वायर से यानी उस पर 10 राउंड लगा दिए, 10 चक्कर इसके लगा के वायर के और वापस ले गए। अब इसको हम 25 एम्पेयर करंट यहाँ से फ़्लो करवा रहे हैं और इसमें 5 एम्पेयर करंट फ़्लो हो रहा है। तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की वो बराबर होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 50 आएगा आंसर, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जब भी 50 आएगा। तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो देख रहे हैं आपके दोनों सूरतों में बराबर है। या तो आप टर्न कम होंगे तो आप एम्पेयर बढ़ा देंगे, और अगर टर्न ज़्यादा होंगे तो एम्पेयर कम कर देंगे। तो करंट और नंबर ऑफ़ टर्न्स डिपेंड कर रहा होता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह काम करता है। तो ये चूँकि आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। यानी हमारे हाथ में स्विच है, इस सप्लाई का स्विच हमारे हाथ में है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये आयरन जो है वो मैग्नेट बन गया, जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया ये आयरन वापस आयरन हो गया। तो ये परमानेंट मैग्नेट से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इलेक्ट्रिकल में। वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किस किस तरह ये काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को शॉर्टली डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह काम करता है। तो जो बात यहाँ याद रखने की वो ये है कि अगर एक आयरन पर जो वायर आपने लिपेटी हुई है उसको आप डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो भी मैग्नेट बनेगा, और एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो भी मैग्नेट बनेगा। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था, कि इसकी डायरेक्शन चूँकि एक जानिब होती है करंट की, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है इस मैग्नेट का तो ये साउथ बनेगा। इस तरह ये एज अ परमानेंट मैग्नेट जो है ये बिहेव करेगा। एसी के साथ जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो चूँकि एसी में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो एसी की सूरत में इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी कि एक लम्हे में ये नॉर्थ साउथ इस तरह होगा, दूसरे लम्हे में ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो जिस स्पीड से हमारी फ्रीक्वेंसी में साइकिल्स बन रहे होते हैं उसकी डबल स्पीड से यहाँ पर नॉर्थ साउथ चेंज हो रहे होंगे। तो एसी और डीसी में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी डीसी में, एसी के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होती रहेगी। लेकिन मैग्नेट पे प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड में अगर 100 बार मैग्नेट अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है यानी पोल्स चेंज कर रहा है तो वो एज अ मैग्नेट ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेट बनेगा फिर हटेगा फिर, चूँकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए और इतनी स्लो कर दी जाए तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन चूँकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 50 हर्ट्ज़ पाकिस्तान वगैरह में और दूसरे मुल्कों में 60 हर्ट्ज़ है। तो 50 हो या 60 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एसी सप्लाई एक आयरन पर वायर लिपेट के उसको एसी सप्लाई देंगे तब भी वो मैग्नेट बनेगा, डीसी सप्लाई देंगे तब भी वो मैग्नेट बनेगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये कांस्टेंट होगा परमानेंट मैग्नेट की तरह, इसमें जो है वो वेरी हो रही होगी मुस्तकिल, नॉर्थ साउथ बहुत तेज़ी के साथ। तो एसी और डीसी में ये फ़र्क होता है। जो बातें मज़ीद याद रखने की है इलेक्ट्रोमैग्नेट के हवाले से, कि जब भी हम किसी वायर को बहुत ज़्यादा टर्न्स देते हैं जिस तरह के हमने बताया है पहले, तो ये कॉइल की शक्ल इख्तियार करता है। तो इसको कॉइल भी कहा जाता है और इसको इंडक्टर भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में। तो कॉइल का सिंबल हमेशा इस तरह होगा
और अगर ये कॉइल किसी आयरन कोर पे यानी लोहे के किसी पीस पर लिपेट दी जाए तो उसका सिंबल इस तरह होता है। अब रही बात कि जो हमारा नॉर्मल वायर है, अगर हम उसको इस तरह लिपेटें और 100 या 500 या 1000 चक्कर जो है इस तरह लिपेटें तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, क्योंकि वो वायर भी बहुत मोटा होता है। तो कॉइल बनाने के लिए हमें ऐसा वायर चाहिए जो इंसुलेटेड भी हो और पतला भी हो। तो उसके लिए हम कॉपर का ही वायर यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी इंसुलेशन रबर वगैरह की नहीं होती, बल्कि उस पर कोटिंग चढ़ाई जाती है जिसको एनेमल्ड कोट कहा जाता है। तो कॉइल के वायर्स में हमेशा एनेमल्ड कोट टाइप की इंसुलेशन होती है। ये हमारे हाथ में एक कॉइल है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर की कॉइल है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर इंसुलेशन है पूरे वायर के ऊपर। क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होगी तो ये शॉर्ट हो जाएगी, इसको जब भी हम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसको इंसुलेटेड बनाया जाता है और पतला इसका जो साइज़ है वो रखा जाता है और इसके बहुत ज़्यादा चक्कर इसमें दिए जाते हैं, तो ये गुच्छा टाइप का बन जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त ये जो कॉइल मेरे हाथ में है, अगर इसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूं तो इसके अंदर जो प्लास्टिक के अंदर आपको गैप नज़र आ रहा है, इसमें कोई लोहे का पीस रख दूं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट बन जाता है। वो इंशाल्लाह हम आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त दिखाएंगे। तो ये कॉइल इस तरह की होती है, एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह की बड़े साइज़ में भी कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।